साथियों, रवि कुल करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विकास कुशवाहा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं व्याकरण। और व्याकरण के जितने भी चैप्टर होते हैं वो उनका हम पूरा उसको कंप्लीट करवाएंगे। और जो भी विद्यार्थी अपने नोट्स रेडी करना चाहता है, तैयार करना चाहता है, वो यहाँ से कर सकता है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पर वर्णमाला आज स्टार्ट किया जाएगा, तो वर्णमाला कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी करवाया जाएगा। और जैसे जैसे जितने जितने डीप पूछे जाएंगे उन सभी को करवाया जाएगा। तो आप बने रहिए रवि कुल करियर पॉइंट के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम करवाएंगे व्याकरण, फिर आएंगे अपने रचनाकार, ऐसे भाषा। और आपके जितने भी चैप्टर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सभी पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहला हमने आज लिया है व्याकरण। और जो भी साथी अपने नोट्स बनाना चाहता है वो मैं भाषा बोलता जाता हूं, आप क्या करिए उसको लिखते जाइए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, हम थ्योरी को बहुत ही कम महत्व देंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझेंगे। क्योंकि आज हम वर्णमाला का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हर एक बारीक से बारीक चीज जानेंगे कि किसको कैसे तोड़ा जाता है, किसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। क्योंकि जो भी अभी आप क्या कर रहे हो, आप सामने मेरे कुछ क्वेश्चन देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, जैसे कि राम, शीला, जननी, पितृ, इन सभी को आप क्या करने लगे हैं, एग्जाम में पूछने लगे हैं। जैसे कि बहुव्रीहि को आप क्या कीजिए, वर्ण विक्षेपण कीजिए, उसको तोड़कर लिखिए। अब बहुत ज्यादा मतलब कठिन तो नहीं है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, वर्णों को तोड़ना सीख गए हैं, बस वही चीज आपको क्या करनी है, सीखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सीखते हैं। वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ये तो हो गई व्याकरण की परिभाषा, ठीक है ना साथियों। और व्याकरण की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी नहीं है, तो वह साथी क्या कर सकता है, मैंने जो भी अभी परिभाषा बोली वो आप लिख सकते हो। व्याकरण कितने भागों में बांटे हैं? व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। देखिए, सबसे पहले अगर आप घर तैयार करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले नींव बनाते हो, नींव डालते हो, फिर क्या करते हो, दीवारें चलना स्टार्ट होती है। उसी प्रकार से व्याकरण भी यही रूल फॉलो करता है। जैसे इन्होंने कहा है वर्ण विचार, पहले वर्ण आते हैं, फिर शब्द आते हैं, फिर पद आते हैं, फिर सीधा पूरा क्या आता है, एक वाक्य आता है। ओके ना साथियों। तो देखिए, अब मैंने आज उठाया है आपका वर्ण विचार, ठीक है। शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, ये एक एक करके हम क्या करेंगे, इनको पढ़ाएंगे, इनको पूरा विस्तार से इसमें इन सभी में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार के बारे में। देखिए, वर्ण विचार आखिरकार होता क्या है। वर्ण हुई है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्या है? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, छोटा, छोटी, आधा का। ये देखिए, का इस तरीके से लिखा हुआ है, ये हलंत नीचे लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? आधा का। ना कि क्या कहलाएगा? पूरा का। पूरा का किस तरीके से होता है? ये होता है जब आप इसके नीचे से हलंत हटा दोगे। ये मैं आगे बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया है। अ, ई, क और पा आदि, ये आप ऐसे ही उदाहरण चाहे जितने भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूं, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही रहती है। कौन कौन से? देखिए मेरे साथ। भाषा निर्माण की लघुत्तम इकाई। लघुत्तम का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? देखिए, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, ठीक है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटा। तो यही लिखा है, भाषा निर्माण की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। अभी जस्ट मैंने बताया, वर्ण या ध्वनि के आप क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि ध्वनि, देखिए जब छोटा बच्चा होता है 1-2 महीने 3 महीने का, तो उसके मुंह से कुछ भी वर्ण नहीं निकलते। क्या निकलते हैं? ना ही शब्द निकलते, एक ध्वनि निकलती है, माँ माँ माँ, कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन क्या करता है, कुछ शब्द बोल नहीं पाता। तो जिसके भी टुकड़े ना किए जाए वह क्या कहलाते हैं? वर्ण या ध्वनि कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर मौखिक इकाई की बात कर रहा है, ध्यान देना, अगर मौखिक इकाई की बात कर रहा है तो वो क्या होगी? ध्वनि होगी। और यहीं पर अगर लिखित इकाई की बात कर दे तो वो क्या होगा भाई मेरे? वर्ण होगा। ध्यान रखने वाली चीज है।
ये एग्जाम में एक बार आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर मौखिक इकाई की कोई भी बात कर रहा है तो वो होगा वर्ण, और अगर मौखिक इकाई की बात कर रहा है तो ध्वनि, और लिखित की बात कर रहा है तो वो होगा वर्ण। क्योंकि हम मौखिक में बोलते हैं और लिखित में लिखते हैं, तो हम ध्वनि को लिख नहीं सकते, क्या करते हैं, मौखिक से बोल सकते हैं। ओके, अब आता हूं, देखिए वर्ण विक्षेपण और पल्लवन। अब इस पर आने से पहले मैं पहले वर्णमाला के बारे में बात करूंगा। इस पर आने से पहले किस पर बात करेंगे, वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। अब वर्णमाला की जब बात आती है तो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन घूमने लगे होंगे कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला ही इसको क्यों कहा गया है, एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, क्यों कहते हैं। तो देखिए, अगर एक वर्ण की बात हो रही है तो उसको वर्ण ही कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर एक वर्ण की बात हो रही है तो उसको वर्ण कहेंगे। और अगर वर्णमाला की बात कर रही है तो देखिए, आपको पता है, आपको ज्ञात होगा भाई ये क्या है, एक माला है। ध्यान देना, एक माला है। अगर एक रुद्राक्ष लगा हुआ तो क्या कहेंगे, रुद्राक्ष है ये। और अगर यहीं पर रुद्राक्ष कई सारे हैं, देखिए यहां पर इस तरीके से माला रहती है, कई सारे रुद्राक्ष है, तो यहां पर अब इसको क्या कहोगे, रुद्राक्ष की माला। वही चीज यहां पर दी गई है। वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के समूह को या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन आपने देखा होगा, एग्जाम में भी आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो आपने समझा वर्णमाला अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे वर्ण रहते हैं। कितने रहते हैं, 52 रहते हैं। ओके, अब देखते हैं, अ, बड़ा आ, ई उ री, ए आए ओ औ अंग अह। मैंने अहा तक क्यों पढ़ा, अभी आपको बताता हूं। देखिए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये हमने बचपन में बहुत ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हम भूलते चले गए। जिसको भी याद नहीं है, जिसको याद नहीं वो यहां देखे, और जिसको याद है वो एक बार वीडियो को पॉज करके क्या कर ले, एक बार चेक करे कि मुझे कितने आते हैं, ठीक है। और जिस क्रम में लिखा है आप लोगों को यही करना है, उसी क्रम में उतारना है भाई। क्योंकि ये याद करने की एक मान सकते हो टेक्निक भी हो सकती है। आप लोग यहां से इस तरीके से अगर लिखोगे तो आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ ये सारे याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। आता हूं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री, ए आए ओ औ। ये क्या होते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। आप स्वरों से देखिए, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे, अगर कुल स्वरों की बात करती है, क्या कर रहा है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या 11 + 2 कितनी हो गई भैया, 13 हो गई। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी है, 13 है। और अगर स्वरों की संख्या, सामान्यतः स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो वो 11 है, ठीक है ना, समझ गए। ये मैं अभी आपको आगे करवाऊंगा, उसमें स्वर की परिभाषा होगी, व्यंजन होगी, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इन सभी पर भी पूरी बात की जाएगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इस पर पूरा बेस्ड है, वर्ण विक्षेपण। आपको इस पूरे वर्णमाला को समझना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, यहां से यहां तक इन दोनों को छोड़कर ये शब्द ये वर्ण क्या कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं स्वर। अभी स्वर खत्म नहीं होगा, स्वर में भी कई सारे पॉइंट आते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है मूल स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो भाई मेरे जाना नहीं है, बने रहना है रवि कुल के साथ में, ठीक है। अब आपने समझा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए आए ओ औ, इनको उच्चारण करना है। उच्चारण करने के साथ साथ आपको याद करना है कहाँ औ तक क्या होते हैं, ये हमारे स्वर होते हैं। और अंग और आहा को क्या कहा गया है, आयोगवाह। क्या मेरे भाई, आयोगवाह कहा गया है। क्यों, क्योंकि देखिए, जब आ के साथ में, इधर देखिए मेरे साथ में भाई, जब ये क्यों अंग और आहा कहा गया है, देखिए
अगर ये क्या है, ये बिंदी है, अनुस्वार है, ठीक है। अगर ये का के साथ में भी जुड़ती है, का के साथ में, तो कंग और कहा बोलते हैं ना, छोटा का बड़ा का, छुटकी बड़ी की, छुटकू बड़ा कऊ। ये अपने 12 कहाड़ी में, 12 कहाड़ियों में सुना होगा, पढ़ा होगा खूब ज्यादा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो इनको आयुगा इसलिए कहा जाता है, ना ही ये स्पर्श, ना ही ये किसमें स्वरों में रहते हैं, ना ही ये व्यंजन में रहते हैं, ये दोनों में मिले हुए रहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों तरफ का काम करते हैं, इसीलिए इनको आयोगवा कहा गया है। ये किसमें रखे रहते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों में ही रहते हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा, चलिए देखिए, अब आता हूं, आयोगवा समझ गए, और अंगों को अब अगर एक एक की बात की जाए तो इसको कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं आहा को विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अब आ जाऊं इसमें नेक्स्ट लाइन पे, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। अब आप लोग कहोगे सर आप ये गले में क्यों हाथ रखे हुए हो, तो समझो मेरी बात को। अगर आप लोग वर्णमाला के साथ क्या करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तो खेलने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे अपने ऊपर, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। या तो दो ही चीज से याद होता है, पहले भी मैं बता चुका हूं, या तो आप उस चीज को खूब रट लीजिए, और रटने के लिए आप कितना रटोगे, बहुत ज्यादा सिलेबस है। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इतनी प्रैक्टिकल चीज कीजिए, इतना प्रैक्टिकल कीजिए अपने आप में ही कि आप उसको पूर्णतः ही समझ लो। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, कंठ। कंठ अब मैं बता दूं कहते किसको है। देखिए, कंठ, नीलकंठ वाले जो भगवान भैया शिव जी हैं, उनके कंठ में क्या है, नील जो जहर है, उनका जहर का प्याला कहाँ है, कंठ में ही तो जमा रहता है। तो कंठ। तालु किसको कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है, अगर आप भूल रहे हो तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप टिकिया खाते हो पानी वाली, तो कोई कड़क टिकिया आ जाती है, तो क्या होता है, तालु छिलता है ना, तो उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, या तालव्य कहते हैं, ठीक है। अब मूर्धा किसको कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, जैसे ये अपना मुंह का आकार है, ऊपर तालू में छिलकर झटके से नीचे गिर जाए, ऊपर तालू में पहले जीभ गई और झटके से एकदम नीचे गिर रही है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, मूर्धा कहते हैं, या मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। अब आता है दंत पे, तो दंत किसको कहते हैं, दांतों को दंत कहते हैं, और ओष्ठ से निकलने वाले, यानी कि होंठ से निकलने वाले वर्ण। अब देखते हैं कैसे हमको याद करना है, कैसे हमको इनको समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको उच्चारण करना आना चाहिए वर्णों का। क ख ग घ इंगा। इंगा है, अड़ा नहीं है। इन तीनों में भी डिफरेंस बताऊंगा मैं, बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। इन तीनों में भी अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक डा से ढक्कन होता है, और हाँ भी होता है, ठीक है। इन तीनों पांचों वर्णों में क्या है, बहुत अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आगे पढ़ते हुए निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको आगे दिक्कत बहुत ज्यादा दे जाएगा। चलिए, क्या है, क ख ग घ इंगा। अब आप गले में हाथ रखिए, यहाँ पर कंठ पे अपने हाथ रखिए, बोलिए क ख ग घ इंग, क ख ग घ इंगा। जब आप इसको 5 से 6 बार प्रैक्टिकल करोगे, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे, अगर ये वर्ण आ भी गए, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक प्रैक्टिकल करके देखना है। हाथ में हाथ क्या रखा, गले में हाथ रखा, और आपको करना है क ख ग घ अंग। देखिए, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पड़ेगा, ये आपके गले पर ही पड़ेगा, और कहीं नहीं पड़ेगा। आराम से करके देखिए, 10 बार करिए। अगर रटना नहीं चाहते हो चीजों को, तो आप लोग ऐसे ही करके देखिए, बहुत आनंद आएगा करने में, और आपको याद बहुत जल्दी होगा। ओके साथियों, तो क्या हो गया भाई, कंठ में कौन से वाले वर्ण आते हैं, पूरा का वर्ग आता है। क्या पूरा नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे, सीधा, जगह नहीं है, क्या आता है, का वर्ग आता है, ठीक है, का वर्ग आता है। अब देखिए, इतना हुआ। अब का वर्ग में आपने वही कह दिया सर, कंठ में तो बस इतने ही वर्ण आते हैं, नहीं, कंठ में 2 और आते हैं। देखिए, छोटा आ भी आता है, बड़ा आ भी आता है, विसर्ग आता है, विसर्ग का ये चिन्ह है, और हा से हल। इनको भी नोट डाउन कीजिए।
छोटा अ ह ह, ठीक है। और कौन सा विसर्ग वाला चिन्ह भी आता है। क्यों? अब देखिए चिन्ह क्यों आता है। आप अगर प्रातः लिखोगे तो प्रातः, 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 आपने जब ये 2-3 बार वर्ण बोला, ह हा की ध्वनि सुनाई दे रही है, हा की ध्वनि, और ज्यादा प्रेशर गले पर ही पड़ रहा है, तो आप समझिए इसीलिए विसर्गों को कहां रखा गया है, कंठ वाले में पोर्शन पे रखा गया है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप जितना प्रैक्टिकल करोगे आपको उतनी ही ज्यादा आनंद आएगा और उतने अच्छे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को बस एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। तालु में क्या होता है? तालु बताया था, जो टिकिया खाते हैं जब हम, जो हमारा ऊपरी हिस्सा छिलता है उसको हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। ऊपरी वाले हिस्से को, ऊपरी वाले को। आप बोलिए चा छा जा झा ञा, बोलिए चा। जब आप चा बोलोगे, चा वाली लाइन बोलोगे, पूरी पंक्ति बोलोगे, क्या होगा? आपकी जो जीभ है, जो टंग है आपकी, ऊपर तालु की ओर छिलेगी ही। अगर नहीं छिल रही है, आप उसको 10 बार प्रैक्टिकल करो। अगर प्रैक्टिकल कर लिया आपने, प्रैक्टिस कर ली बहुत अच्छे से, तो आप कभी नहीं भूलने वाले। चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया। आपकी जो जीभ है, टंग है, वो आप कहां पर टच कर हो रही है? सबसे ज्यादा कहां हो रही है? तालु में या तालब्य में। देखिए तालब्य भी लिख सकते हो। कैसे? ये तालब्य भी लिख सकते हो। ओके, पहले एक काम कीजिए आप सभी लोग। क्या करना है? आप, जगह नहीं है, इतना मैंने समझा दिया है। आप पहले इस सभी का पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हट जाता हूं मैं, ले लिया होगा। चलिए हटाता हूं मैं इसको। देखिए क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया कंठ में कौन कौन से आते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग और हा। ये किस में और आते हैं? कंठ में ऐड करते हैं। कंठ क्या होता है? ये होता है गले वाला, ठीक है। तालु में क्या आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, और सा से सलजम वाला। बहुत ज्यादा कठिनाई रहती है याद करने में, हम भूल जाते हैं शा आएगा कि सा आएगा, शा आएगा या सा आएगा। तो आप लोगों के लिए एक उदाहरण है कैसे याद करना है। सलजम बोलकर देख लो। सलजम, सलजम। आपकी जो टंग है, जीभ है, वो कहां टच होगी? आपके तालु पर ही टच होगी और कहीं टच नहीं होगी। तो देखिए सलजम जब आप बोलोगे तो सलजम बोलने पर क्या होगा? जीभ अपनी कहां ऊपर की ओर टच होगी और प्लस होंगे क्या? पूरा चावर्ग कहां पर? तालु में। समझ गए? ठीक है। कहां पर थे हम? तालु पर थे। क्या है? तालु। तालु का समझ गए? जहां हम टिकिया खाते हैं तो जो हिस्सा छिलता है वो क्या कहलाता है? देखिए याद करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई भी टीचर कुछ अलग बताएगा, कोई कोई स्टूडेंट की कुछ अलग आइडिया होगी। लेकिन जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली चीजों पर बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ये प्रैक्टिकली करते हो, जैसे टिकिया खाते हो तो कभी कभार क्या होता है? छिल जाती है। इसलिए मैंने ये टिकिया वाला ऑप्शन लिया है कि जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब आता हूं नेक्स्ट में मूर्धा। मूर्धा को अभी जस्ट मैंने बताया, मूर्धा का मतलब समझ गए। ये क्या है? मुख का आकार हो गया। अब ये ऊपरी हिस्सा तालु है और ये निचला हिस्सा जबड़ा है, ये चीज है, ठीक है। और ये क्या है? जीभ है अपनी। जब ऊपर जाकर झटके से नीचे गिर जाए उसको हम क्या कहते हैं भाई? मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। देखिए आप लोगों टा से टमाटर बोलिए, टा। जब आप टा बोलोगे तो टा बोलने पर आपकी जीभ ऊपर जाके झटके से नीचे गिरेगी। आप ना मानो तो बोलकर देखो, टा ठ ड ढ ण। ये वाली लाइन आप बोलकर देखो, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या है? आपको जब टा बोलोगे, टा बोलने पर ऊपर ही रहने देना, तो मैं जानू नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप झटके से वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। क्या होगी? टा। टा ऊपर टच हुई हल्की सी और तुरंत नीचे गिरेगी। ट ठ ड ढ ण, ठीक है। तो कौन सा होगा? ये पूरा टा वर्ग मूर्धा पर ही होगा। तो हटा दू इसको। देखिए मूर्धा में कौन सा होगा? पूरा टावर्ग आएगा, टावर्ग आएगा। और क्या आएगा? सा से षटकोण। याद रखने वाली चीज है, सा से षटकोण। कैसे आएगा? देखिए आप बोलकर देखिए,
षटकोण, सठ सठ षटकोण। तो जो षटकोण बोल रहे हो, सा से षटकोण, ऊपर झटके से छिलेगी, पहले छिलेगी, झटके से नीचे गिरेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल करिए, बहुत अच्छे तरीके से करोगे तो आपका निकल कर आएगा। आप कभी इस वाले सा में और इस वाले सा में, इस वाले सा में कभी भी भूल नहीं पाओगे। क्यों? अगर आप बोलोगे सलजम सलजम, तो आपकी जीभ कहाँ छिल रही है? ऊपर छिल रही है भाई। षटकोण में कहाँ छिल रही है? झटके से झटका दे रही है। और सपेरा, सा से सपेरा, सा से सपेरा जब बोलोगे तो क्या होगा? दांतों में अपनी जीभ छिलेगी। तो बस यही प्रैक्टिकल तो करना है। अगर आपने 10 बार प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी भूलना ही नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। और जब जरूरत नहीं है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। चलिए, क्या है? पूरा टावर का आएगा मूर्धा में, ठीक है, और सा से षटकोण आएगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए? अब आप कहोगे सर ये द्विगुण व्यंजन इधर क्यों लिखे हैं? वो अभी चलते हैं, मैं बताता हूं, ठीक है। पहले इनको समझ लेते हैं उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण कैसे करते हैं वर्णों का, वही चीज आज क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दंत पे। दंत में क्या बताया था? ये वाला सा जुड़ेगा, सा सा सा, सा से सपेरे वाला। ओके साथियों, बोलकर देखो, ता था दा धन्ना, ता था दा धन्ना। जब आप इस वर्णों को बोलोगे तो क्या होगा? जो अपनी जीभ है वो कहां छिलकर आएगी? तुरंत दांतों में टच होगी। बोलकर देखो, बोलकर देखो। विश्वास नहीं करना है किसी की बातों पे, अपने ऊपर विश्वास करना है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख गए तो समझ लो जंग जीत ली आपने। जंग ऐसे ही जीत ली जाती है। क्यों? अगर विश्वास ही नहीं है तो आप जंग नहीं जीत सकते। आपको विश्वास करना होगा। आप विश्वास करिए, प्रैक्टिकल करो। ता था दा धा ना, जीभ टच होगी और सा। समझ गए? अब कंफ्यूज मत होना, सा, शा और सा में, इनमें भी अंतर बताऊंगा, उच्चारण करने का अंतर भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले इन पर बात चल रही है तो इसी पर करेंगे। अब आते हैं कौन सा? ओष्ठ पे। ओष्ठ देखिए, जो हमने होंठ हैं, अब होंठ ही हिलेंगे खाली। पा फा बा भा मा। देखिए, अगर होंठ का ये निचला हिस्सा काट दूं या पकड़ लूं, देखिए, अब बोलकर देखो, पा, बोलकर दिखाइए। क्वेश्चन आया हुआ था, वह कौन सा वर्ण है, वह कौन सा वर्ण होगा अगर जीभ का निचला हिस्सा काट दिया जाए और हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। ऐसे ही करके कुछ एक क्वेश्चन आया था। तो आप समझिए, अगर पा फा बा भा मा को बोलना है तो क्या करना होगा? हमें दोनों होंठ की जरूरत पड़ेगी। अगर ये होंठ नहीं होगा तो आप बोल नहीं सकते। बोलकर देखो, पा, अपना होंठ क्या होंगे? होंठ होंगे, चिपकेंगे। फा बा भा बा भा मा, क्या हो रहे हैं? होंठ चिपकेंगे खुलेंगे, चिपकेंगे खुलेंगे, यही होगा, ठीक है। और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये वर्ण आएंगे दो और। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हटा दूं इसको, लिख लिया होगा सभी ने। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप इनका उच्चारण का क्रम लगाइए। पहले क्या आता है? लिखा है मैंने, कंठ, क, तालु, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। याद कर लेना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। दंतोष्ठ में एक ही वर्ण आता है, कौन सा आता है? वा। वा से वकील, दंतोष्ठ। दंत माने दंत प्लस ओष्ठ से निकला हुआ एक ही वर्ण आता है, कौन सा आता है? वा से वकील वाला, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। जिस आते हैं या रा ला वा। देखिए, एक तो क्रम क्या करना है आपको, ऐसे ही क्रम लिखना है। जब एग्जाम में अगर आप भूल रहे हो तो आप लोग सोचोगे, छोटा आ से आह तक सर ने ऐसा लिखवाया था, फिर का वाली लाइन, चा वाली, टा, ता और पा, यानी कि इनको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। कौन से होते हैं? ये वाले, लास्ट वाले। तो ये 5 वर्ण है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर, ये है। फिर यारा लावा, शाशा शाह, छत्रज्ञा और श्रा, ठीक है। तो जो पांचवा अक्षर है, जो पांचवी लाइन है, पांचवी लाइन के देखिए पंचमा अक्षर कहलाता है। तो इनको क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? जो नाक से निकलते हैं। आप बोलकर देखो, प्रैक्टिकल करो।
बहुत से जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन पढ़ाने पर जब इनका उच्चारण करवाता हूँ तो बहुत हंसी आती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इससे पहले किया नहीं होता, पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं। लेकिन एक बार हंसी जरूर आती है, लेकिन आज उनको याद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिस की। आपको भी याद हो जाएगा। बस शर्त क्या है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। देखिए, इया, इंगा, इया, अड़ा और ना, मा। जब आप इन 5 वर्णों को बोलोगे तो इन वर्णों को बोलने पर आपकी जो नाक है हल्की बैठेगी। देखो, इंगा, इंगा। आप तुरंत ऐसे खड़ी आवाज में नहीं बोल देते का नहीं बोल पाओगे। क्या बोलोगे? इंगा, इया, अणा, ना, मा। आ रही है आवाज, बैठ गई। जब बैठती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई मेरे, नासिक के व्यंजन कहते हैं, नाक से निकलने वाले कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये क्या है, ये द्विगुण का काम करते हैं। क्या करते हैं? द्विगुण व्यंजन का काम करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसमें इंगा, डासे डलिया और हाँ, इन सब में अंतर होता है। इन सब में अंतर होता है। इन सभी का मैं कल बताऊंगा आपको, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा सभी में अंतर भी बताऊंगा। ठीक है ना साथियों? देखिए, ये तो हो गए थे स्वर। अब बाकी के बचे क्या है, यहां से लेकर ज्ञा तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़े, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो ये देखिए, ये जो का से लेकर मां तक होते हैं, कौन से वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन। जब हम इस पर कल बात करेंगे, इसकी परिभाषा भी लिखवाऊंगा और परिभाषा के साथ समझाऊंगा भी। तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी आप समझो इतनी बात को। अब या, रा, ला, वा, ये कौन से व्यंजन होते हैं, अंतास्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, अंतास्थ व्यंजन होते हैं। श, श, स, ह। जब इन वर्णों को आप बोलोगे, इन वर्णों को बोलने पर क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होता है? ऊष्मा, यानी कि गर्म ऊष्मा निकलेगी। बोलो, श, स, ह, श, 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 ह, श, स, स, ह। बोला, आपने बोला, आपका तुरंत उच्चारण किया, उच्चारण करने पर क्या हुआ, गर्म हवा बाहर निकली। तो इसलिए तो ऊष्मा जब बाहर निकल रही है तो इसलिए क्या हो गए, उसमें व्यंजन हो गए, उसमें व्यंजन हो गए। और अंतस्थ व्यंजन की अगर परिभाषा की बात करो तो भाई क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, और उस व्यंजन के मध्य में जो व्यंजन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी परिभाषा मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में, तो बने रहिए रविकुल के साथ में। देखिए, छत्र, ज्ञा और श्र, ये क्या कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर ये वाले संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं कहलाते, इन्हीं को क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन? तो इसका रीजन है, देख लीजिए। का, ये कैसा का लिखा है, ये अभी पूरा का है, लेकिन जब आप इसका उच्चारण करोगे मेरे भाई तो क्या हो रहा है, क, का, का, क। आपने इसको तोड़ा, का प्लस आ, क, क। खा को तोड़िए, ख, आधा ख प्लस आ। जो ध्वनि सुनाई दे रही है ना भाई, ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते। बताया था मैंने पहले ही शुरुआत में, वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाता है भैया, वो ध्वनि वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। तो जब आप खा बोल रहे हो, खा बोलने पर आपको ध्वनि किसकी सुनाई दे रही है, छोटा आ की दे रही है ना। तो इसीलिए इनको देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं कहते हैं, इनको खाली व्यंजन कहते हैं। अब आता हूं संयुक्त व्यंजन पर। देखिए, संयुक्त व्यंजन में क्या लिखा है, छत्र, ज्ञा और श्रा। अब छा से क्षत्रिय कैसा बन रहा है, देखिए, इनमें स्वर नहीं आ रहा है जबकि इनमें स्वर आ रहा था। छा से क्षत्रिय क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पूछता है एग्जामिनर, छा से क्षत्रिय कैसे बनाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन इसी तरीके से देता है, बिल्कुल घुमाने के लिए। तो क्या करना है, घूमना नहीं है। ठीक है, घूमना बिल्कुल भी नहीं है। अब जब आपने उसकी प्रैक्टिस की तो आपको ज्ञात हो गया कि हाँ भैया कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है, बाकी की ये वाले गलत हैं। तो आपको बिल्कुल श्योर याद रखना है कौन सा होता है, अधक का प्लस सा से षटकोण होता है, छा से क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाऊं, त्रा। आप इसको बोलकर भी देख सकते हो, त्रा, त्र, त्र, अधता प्लस रा,
क्या होगा, त्रा को तोड़ सकते हैं, तोड़ते हैं। ज्ञा आ गया, ज्ञा आधा जा प्लस इया, ओके, आधा जा प्लस इया, ज्ञा हो गया। और लास्ट बचा है श्रा, श्रा सा से सलजम प्लस रा, क्या हो गए, श्रा। ये कौन से वर्ण होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अब आता हूं वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वर्ण विक्षेपण, अगर एमपी में जाए तो एक बार क्या हुआ, पल्लवन दे दिया तो बहुत से छात्र घबरा गए, विद्यार्थी हमारे क्या हुए, घबरा गए, अरे ये कौन सा शब्द आ गया, ये होता क्या है पल्लवन। तो पल्लवन का अर्थ होता है उनका भी विक्षेपण करना, उनको तोड़ना। तो आप लोग ऐसे ही लिख लेना, बिल्कुल नोट करके क्या करना है, पल्लवन ऐसे कोष्टक में करके। देखिए छोटा, छोटी, छोटा री, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, मूल या ह्रस्व स्वर, मूल या ह्रस्व स्वर। इनके बारे में कल पूरी डिटेल में बात करेंगे, आज थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, इनका मतलब होता है ह्रस्व यानी कि छोटा, लघु का मतलब छोटा, मूल का मतलब जो मूल है, उन स्वरों की बात चल रही है जिनमें मात्राएं कतई नहीं होती। ठीक है, मात्रा क्या होती ही नहीं है, बस क्या है, ये वर्ण है, इसीलिए इनको क्या क्या है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। आ जाओ अब देखिए, छोटा प्लस छोटा क्या हो गया, बड़ा आ, छोटी प्लस छोटी क्या हो गई, बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ। अब अभी एग्जाम में आया था, मूल दीर्घ कौन सा होता, ठीक है, मूल दीर्घ कौन सा होता, तो भाई याद रखना ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, मूल दीर्घ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मूल दीर्घ। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो छोटा स्वर आ रहा है वही सेम टू सेम यहाँ आ रहा है, यानी कि भाई भाई आ रहे हैं, भाई भाई बहन बहन, जुड़वा, ठीक है ना, ट्विंस आ रहे हैं। अब देखिए छोटा प्लस छोटी बराबर क्या बना, ए से एडी, ए, फिर छोटा प्लस ए क्या बन गया, आए। तो देखिए अब याद कैसे करें, दिक्कत फिर वही आ गई। तो याद बहुत ही आसानी से भी आप कर सकते हो। देखिए छोटा तो आना ही आना है सभी में, क्यों, क्योंकि हम स्वर की बात कर रहे हैं ना कि व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वर आना ही है, व्यंजन में क्या होता है, स्वर बाद में आता है, लेकिन स्वर में क्या होता है, पहले ही स्वर आता है। देखिए छोटा प्लस छोटी, आए दोनों ही स्वर हैं, लेकिन क्या होंगे, अब वर्ण बदल गए, अब वर्ण बदल गए। इसमें क्या हो रहे थे, डिक्टो आ रहे थे, ट्विंस आ रहे थे, लेकिन इनमें क्या हुआ, स्वर आ रहे हैं, सेम टू सेम नहीं आ रहे। क्या हो रहा है, एक छोटा आ रहा है तो छोटी ई आ रहा है प्लस करके, तो क्या बन गया, ए, ओके। फिर छोटा आ प्लस ए बराबर आए, यानी कि जो आंसर में ये निकला तो इसको हम कहां ले गए, अगले वाले की तरफ। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं, लेकिन सॉरी, एक को ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना, और इसमें एक मात्रा रहती है, इसमें दो मात्रा रहती हैं। ये जब आएंगे आगे तो फिर बताएंगे इसके बारे में। छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर में ओ, फिर छोटा प्लस औ बराबर औ, वही चीज है जो यहां पर आंसर में निकल कर आया, वो यहीं पर आगे ऐड कर दी गई। क्लियर है मेरी बात, मेरी बात क्लियर है। याद रख लेना, मूल दीर्घ स्वर पूछे जाए, ह्रस्व दीर्घ स्वर पूछे जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बारे में कल परिभाषा भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बिल्कुल बने रहिए, जाना कहीं नहीं है। आप लोगों के सारे नोट्स यहीं से रेडी हो जाएंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं। अब आ जाऊं आगे, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया, पूरे तोड़कर ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क प्लस आ, तब जाके ये पूरा क बनेगा। चा कैसे बनेगा, च, पूरा चा जब ही बनेगा जब पूरा क्या होगा, हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। स्वर हमेशा से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, व्यंजन को हमेशा से ही स्वरों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, व्यंजन की परिभाषा में हम ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे कि जिन स्वरों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं, और जिन हमें स्वर क्या होते हैं, स्वर हमेशा से ही स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाएगा भाई, पूरा पा हो जाएगा, ये गा हो गया।
उम्मीद करता हूं इतनी चीज समझ में आ रही होगी आपको। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई आपको तो आप इसको भी तोड़कर लिख सकते हो बहुत ही आराम से। देखिए कैसे। अब कैसे राम लिखा है, बोलकर देखो राम। राम बोला जब आपने, राम राम बोलने पर आपने रा को तोड़ा। ठीक है, क्या किया, इसको हटाता हूं। रा को कैसे तोड़ोगे? पूरा वर्ण नहीं पकड़ना है, सबसे पहले एक एक वर्ण को पकड़ोगे आप। क्या करना है? रा। रा को तोड़ना है, क्या करोगे? तो भाई आधा रा प्लस छोटा आ, ऐसे ही तो तोड़ोगे ना। अब मैं कह दूं बड़ा रा को तोड़ो। बड़ा रा को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? आधा रा प्लस ये क्या है? क्या है ये? बड़ा आ का डंडा लगा है ना। जब बड़ा आ का डंडा लगा है तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? सिंपल सा बड़ा आ। इसमें क्या था? इसमें क्या था? ये छोटा रा ही बना था। ठीक है, इसमें क्या है? रा लिखा है, तो ये पूरा कैसा आएगा? आधा रा प्लस बड़ा आ। ठीक है, तो वही चीज है। जब ये हो गया और फिर माँ को कैसे तोड़ोगे? आधा माँ प्लस आ। इस तरीके से आप तोड़ सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए, वही चीज लिखिए। आधा रा प्लस आ, आधा माँ प्लस आ, हो गया राम। अब आ जाऊं शीला पर। देखिए वही चीज है, फिर से आधा सा लिख दिए हैं, फिर सी। सी लिखा है ना, सी लिखा है। सी लिखा है तो सा में देखिए छोटा सा आ गया। अब क्या आएगा? छोटी ई की बड़ी ई। आपको मात्रा कौन सी दिख रही है? छोटी ई की दिख रही है कि बड़ी ई की? बताइए। आप कहोगे बड़ी ई की, तो बस सीधे सीधे बड़ी ई आ जाएगी। आ गई ना बड़ी। अब क्या लिखा है? ला लिखा है, तो ला कैसा लिखा है? ला में अभी बताया था रा लिखा था, बड़ा रा। उसी तरीके से ला भी लिखा है, तो आधा ला प्लस बड़ा आ गया वही चीज। आई मेरी बात समझ में? आई? आगे बढ़ू थोड़ा सा। देखिए जननी, आधा जा। जा कैसे आएगा? आधा जा प्लस आ, आधा ना प्लस आ, आधा ना प्लस बड़ी ई। क्यों? अगर आप लोगों ने समझा होगा तो आधा जा प्लस आ, तभी तो होगा ना बड़ा जा। फिर ना कैसे बनेगा पूरा? आधा ना प्लस आ। अब नी कैसे बनेगा? आधा ना प्लस बड़ी ई। अब इन सभी को मैंने क्या किया? बस प्लस लगा के यहां लिख दिया। बात तो वही है, बात तो वही है। देखिए ऐसे ही मुनि का है, आधा माँ प्लस छोटा ऊ प्लस आधा ना प्लस ई, मुनि हो गया। अब आए द्रग पर। द्रग पर आ गए। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए द्रग, आधा दा, द्रग। ये राग कहां लगता है? कहां लगता है? तो आप कहोगे सर ये तो री में लगता है। री, ये लग रहा है, देखा आपने? री। तो क्या आएगा? आधा दा प्लस री, क्या है? री। री है। फिर उसके बाद क्या है? आधा गा है और प्लस आ, बन गया। कोई कठिन था क्या? कठिन था? नहीं था, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, एक बार वर्णों को तोड़ना सीखना है। वर्णों को जैसे ही तोड़ना सीख गए आप उनसे खेलना सीख जाओगे, और आपको जब प्रैक्टिकल करोगे, आप प्रैक्टिस भी करोगे, तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, आगे आ जाओ। देखिए पितृ लिखा है, उसी तरीके से पा में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो क्या होगा? आधा पा प्लस छोटी ई, तो बन गया पी। पी। फिर त्रा बना है, तो कैसे लिखेंगे? अभी जस्ट लिखा, आधा ता प्लस री, हो गया। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस क्लास को छोड़ना नहीं है, आपको क्लास को रेगुलर करना है, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते जाना है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा निकल कर आएगा। प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। इन सभी का प्रैक्टिस कर सकते हो आप, अपना ही नाम ले सकते हो। जैसे मेरा नाम विकास है, आपका नाम रोहन है, मोहन है, सोहन है, इतने सारे नाम है, आप ले सकते हो। बस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, कुछ नहीं करना। ठीक है, कन्या पर आ जाओ। देखिए आधा का, फिर ना तो आधा है ही, आधा ना तो बना हुआ है ही पहले से ही, तो ये तो आधा ना रहेगा, इसमें आधा छोटा आ नहीं आएगा। देखिए
आधा का प्लस आ, फिर ना, आधा ना आया, फिर या है, फिर बड़ा आ गया कि नहीं आया? ठीक है। अब बहुव्रीहि, बड़ा कठिन आ गया भैया, देखते ही लग रहा बहुव्रीहि कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधा बा, वही चीज अपनाएंगे, पुराना वाले फंडे अपने। फिर छोटा आ, फिर देखिए हा में छोटा ऊ का लातुल लगा है ना, तो आधा हा और छोटा ऊ। अब व्रीहि देखना है, तो आप लोग एक बात नोटिस करो, व्रीहि जब आप बोलोगे, व्री व्री, तो बड़ी की मात्रा पहले नहीं आ रही है। व्री 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 बोल रहे हो, तो वाह और रा पहले आ रहा है। पहले वाह आया, फिर रा आ रहा है, फिर बड़ी की मात्रा सुनाई दे रही है। अब बोलकर देख लो, व्री, आधा वा प्लस रा, आधा वा प्लस रा। देखिए आधा वा प्लस रा कैसा? छोटा रा आएगा, छोटा रा आएगा, फिर उसमें आएगी बड़ी की मात्रा। ठीक है, बड़ी की मात्रा। अब क्या आएगा? ही, ही। तो ही में ऐसा मत कर देना कभी भी जिंदगी में कि आपको कह दो छोटी पहले फिर हा है, ये गलत हो जाएगा। अभी देख लो, हा आएगा पहले, फिर आएगा छोटी, ये बात ध्यान रख लेना। वही चीज देखिए लिखी हुई है। लास्ट बचा है कृषक। कृषक भी वही है जो अपने दृक पढ़ा था। आधा का प्लस री, आधा सा से षटकोण आ गया, फिर आ गया, का आ गया आधा, और आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी पूरी थ्योरी भी आए, स्वर आए, व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए, उस व्यंजन आखिरकार होते क्या हैं, और ये कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन सभी पर आप लोग चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम